जय हिंद दोस्तों। मैं हरिमोहन कौशिक आप लोगों के लिए आज का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। असलियत में इस टॉपिक के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है, मतलब इस पूरी क्लास के पीछे का लॉजिक जो है वो यही है कि हम लोग आप लोगों की जो लाइव सेशन ले रहे हैं उसके अंदर हम आपकी क्लासेस को क्या नाम है, जो एनसीईआरटी क्लासेस हैं उनको हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं और एनसीईआरटी के अंदर जो भी सिस्टम होगा वो आप लोगों की यहाँ पर क्लासेस होंगी। ठीक है, तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो ये था इस मामले में कि हम लोग, हमारी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकबर के बारे में, कि बेसिक पार्ट्स अकबर के क्या है, बेसिक पार्ट्स अकबर के क्या हैं, या अकबर के बेसिक फीचर्स क्या रहे हैं, या किस वजह से अकबर ने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य को एक ऐसा बेस, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड किया कि जिसके वजह से मुगल एम्पायर जो है वो पूरे इंडिया के अंदर अपने बेस को एस्टेब्लिश कर पाया। हाँ, अब ठीक है। अब आप समझिए मामला क्या है। मामला ये है कि सबसे मेन पॉइंट अगर आप यहां पर देखते हैं कि अकबर की जो बेसिक पार्ट था, या अकबर ने जो भी मेन काम किया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि पूरे साम्राज्य के अंदर, पूरे साम्राज्य के को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, एक स्थायित्व प्रोवाइड किया। स्टेबिलिटी यानी एक स्थायित्व प्रोवाइड किया, स्टेबिलिटी दी, स्थायित्व प्रदान किया। अब जब ये स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व दिया तो इसमें उसकी राजपूत नीति, राजपूत पॉलिसी यानी राजपूत नीति, और उसके साथ साथ उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी यानी जो धार्मिक नीति थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब रिलीजियस पॉलिसी और राजपूत पॉलिसी अगर ये दोनों की दोनों आप देखते हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अकबर के बाद जहांगीर ने भी इसी पॉलिसी को फॉलो किया, इसी नीति का अनुसरण किया, इसी के अनुसार चला, आगे बढ़ा। जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी कुछ इसके अंदर खास बदलाव नहीं किए और ये पॉलिसी वैसी की वैसी चलती रही। लेकिन अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब, इस औरंगजेब की अगर बात की जाए तो असलियत में सबसे ज्यादा, देखो नॉर्मली क्या होता है, इंडिया के लोगों की एक खास बात है कि वो औरंगजेब और साथ में शिवाजी, इन दोनों को या तो अपना रिलेटिव यानी रिश्तेदार मानेंगे, या फिर वो अपना रिलेटिव यानी रिश्तेदार मानेंगे, या फिर उसे वो अपना स्पेशलिस्ट रिलीजन का, मतलब जिसे कहें कि एनिमी यानी कि विरोधी माने। हाँ, अगर नॉर्मली अगर किसी को भी देखा जाए तो एक हिंदू है तो हिंदू औरंगजेब को क्या कहेगा कि ये मेरा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे मंदिर मेन तोड़े और बहुत सारा कन्वर्जन करवाया। वहीं अगर एक आम मुसलमान से पूछा जाए तो आम मुसलमान के लिए जो औरंगजेब है वो कट्टर मुस्लिम था, जिंदा पीर था, बहुत अच्छा इंसान था, सच्चा मुसलमान था, और युद्ध के मैदान के अंदर घोड़े से उतरकर अपनी क्या नाम है नमाज पढ़ना शुरू कर देता था, 5 वक्त का नमाजी था। तो अगर औरंगजेब के बारे में एक हिंदू से पूछा जाए तो वो कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान था और हिंदुओं का दुश्मन था। और अगर एक मुसलमान से पूछा जाए तो बहुत सच्चा मुसलमान था और हमारा भाई था, दोस्त था, मुसलमान। वहीं अगर शिवाजी के बारे में एक हिंदू से पूछा जाए तो वो हिंदू धर्मोद्धारक था, जिसने हिंदू धर्म की रक्षा करी और उसी के लिए साम्राज्य बनाया, निर्माण किया, जो भी था। और वहीं अगर औरंगजेब शिवाजी के बारे में एक मुसलमान से पूछा जाए तो जितनी एक आम मुसलमान जितनी ज्यादा गालियां शिवाजी को देगा उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन अगर इन दोनों के बारे में एक रूलर की नजर से देखा जाए, एक शासक की नजर से देखा जाए, और ये कहा जाए कि वो दोनों राजा थे, उस शासक के अनुसार काम कीजिए, तो असली दोस्तों बात यहां पर ये है, असली मामला ये है, असली बात यहां पर ये है कि दोनों के दोनों रूलर्स थे, दोनों के दोनों शासक थे, दोनों ने अपने शासन के सामने
आने के मामले में अपने बच्चों तक को नहीं बख्शा। अकबर ने सॉरी औरंगजेब ने अपने अकबर नाम के बेटे को उठा के जेल में डाल दिया, और शिवाजी ने भी अपने बेटे संभाजी को पालगढ़ के किले के अंदर पालगढ़ के किले के अंदर जेल में रखा हुआ था। तो सोचकर देखिए, दोनों सिर्फ और सिर्फ राजा थे। और आपको इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज समझनी चाहिए तो वो सिर्फ ये समझना चाहिए कि जो औरंगजेब था वो किस तरीके से उसने अपने जितने भी अपोनेंट्स थे, चाहे जाट्स थे, चाहे राजपूत थे, चाहे सिख थे, चाहे बुंदेला थे, चाहे सतनामी थे, चाहे आसाम से थे, चाहे वो अफगान थे, चाहे वो मराठा थे, सबको पकड़ के धोए रखा। कोई भी विरोधी शक्ति इतनी ताकतवर नहीं थी, किसी भी विरोधी शक्ति में इतनी ताकत नहीं थी कि औरंगजेब के खिलाफ खड़े रहकर अपनी आवाज बुलंद किए रख सके। अपनी आवाज बुलंद किए रख सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी शक्ति नहीं थी। अब इसीलिए सोचकर देखें, राजा के तौर पर औरंगजेब यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, और राजा के तौर पर शिवाजी भी अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जैसे ताकतवर, हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुगल सम्राट के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, पूरा एम्पायर खड़ा किया। और एम्पायर भी छोटा मोटा नहीं, एक अच्छे लेवल पर खड़ा किया था, जो लगभग लगभग नर्मदा नदी में कोंकण के किनारों से लेकर और तमिलनाडु तक फैल चुका था। तो कहने का मतलब ये है, दोनों अपने टाइम के सुपर पर्सनैलिटी थे, सबसे ज्यादा सुपर व्यक्ति थे, जबरदस्त व्यक्ति थे अपने समय के। तो सवाल ये है, औरंगजेब ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से औरंगजेब ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई। और औरंगजेब जब 1707 के अंदर एक्सपायर होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 20 साल यानी 1727 तक जाते जाते मुगल साम्राज्य जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, यानी उसका विघटन होना शुरू हो गया और टुकड़े टुकड़े हो। और 30 साल के अंदर, 20 साल के साथ साथ 30 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ईरान से नादिर शाह आता है और मुगल बादशाह को मुर्गा बना देता है। तो कहीं ना कहीं भले ही औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान रहा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगला स्टेप अगर यहाँ पर देखा जाए तो औरंगजेब पर्सनल मामले में बहुत अच्छा रहा, अपनी ताकत के मामले में बहुत अच्छा रहा, लेकिन औरंगजेब के मरने के महज 20 साल में अगर इतना बड़ा मुगल साम्राज्य टूट जाए तो हर कोई सवालिया निशान पूछेगा कि यार ऐसी औरंगजेब ने क्या बेवकूफी करी थी जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य पतन हो गया। तो औरंगजेब की यहां पर तीन गलतियां थी, थ्री मिस्टेक्स ऑफ औरंगजेब विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, होल मुगल एम्पायर। औरंगजेब की तीन गलतियां थी जिसकी वजह से उसने पूरे मुगल साम्राज्य को डुबो के रख दिया। पहला, एक था राजपूत पॉलिसी। औरंगजेब जो था वो कहीं ना कहीं रिवेंजफुल पर्सनैलिटी था दोस्तों। भले ही पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था, रिवेंजफुल था। वो बदला लेने की सोचता था। उसके खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज उठाई तो वो अंदर ही अंदर तब तक कुड़ता रहता था जब तक उससे बदला ना ले। अब ऐसा आदमी हमेशा युद्धों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में हमेशा फंसा रहेगा। ऐसा आदमी युद्धों में, लड़ाई झगड़ों में हमेशा फंसा रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। ये याद रखना, हमेशा फंसा रहेगा लड़ाई झगड़ों में, युद्धों में। औरंगजेब के साथ यही था। मैंने आपको कहा कि अकबर ने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किया, इंपॉर्टेंट पार्ट अकबर औरंगजेब का ये था, अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की सबसे ताकतवर शासकों को इन्होंने एक साथ अपने साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाया अकबर ने।
और राजपूतों की ताकत का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के अंदर अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक जितने भी विद्रोह थे सबको दबाने में और अपने साम्राज्य को मजबूती दी। औरंगजेब क्योंकि बेवकूफ आदमी था, औरंगजेब ताकत के अंदर सोच नहीं पाता था कि उसे किस सिचुएशन में कैसे बदला लेना चाहिए। और यही एक कारण था कि राजपूतों के साथ औरंगजेब ने पंगा लिया। मारवाड़ और मेवाड़ के साथ वो युद्ध के अंदर उलझा रहा और कहीं ना कहीं राजपूत सपोर्ट जो था, राजपूत सपोर्ट औरंगजेब ने खो दिया। और राजपूतों की वो पावर, राजपूतों की जिस ताकत का इस्तेमाल अकबर ने किया था, वो ताकत का इस्तेमाल उस ताकत का इस्तेमाल औरंगजेब नहीं कर पाया। और यही राजपूत जब ताकतवर थे और इन्होंने औरंगजेब को सपोर्ट नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा असर आसपास की दूसरी ताकतों पर भी पड़ा। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ताकत जो थी वो थी जाट। यानी दिल्ली के आसपास की अगर आप 200 किलोमीटर की बेल्ट को देखोगे, 200 से 300 किलोमीटर की बेल्ट में, तो आपको जाट बहुल इलाका मिलेगा, जाट डोमिनेटेड इलाका मिलेगा। और दिल्ली को जाटों से बचाए रखने के लिए राजपूत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमेशा, कि जब जब जाट्स दिल्ली की तरफ बढ़े, राजपूत जाटों की तरफ बढ़ते और दबा दे। जाटों को मुगलों और राजपूतों ने बीच में फंसा रखा था। लेकिन सवाल यही है ना कि ये जो राजपूत सपोर्ट है ये असलियत में है क्या। यहां ये ताकत औरंगजेब ने खो दी। दूसरी तरफ रिलीजियस इंटॉलरेंस जो औरंगजेब की थी, उसने हिंदुस्तान के अंदर मास बेस ऑफ मुगल्स वो जाता रहा। मुगलों का जो मास बेस था, जो जनाधार था, यानी हिंदुओं के अंदर भी मुगलों की जो एक्सेप्टेंस थी, हिंदुओं के अंदर भी मुगलों की जो एक्सेप्टेंस थी, जो स्वीकार्यता थी, वो जाती रही। भाई तीन बड़े मंदिर, अगर आप खासकर दो बड़े मंदिर काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि इसको तोड़ देते हैं और ये आरोप लगाकर तोड़ते हैं कि आपकी वजह से, मतलब वहां पर रेप हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर किसी ने रेप किया तो उसके पंडित को दंडित कीजिए, पूरे के पूरे मंदिर इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद करना कहाँ की समझदारी। और वो भी बिल्कुल उसी लेवल के मंदिर को जो कि किसी, मतलब जो कि इस्लाम के अंदर क्या नाम है, काबा और मक्का मदीना की इंपॉर्टेंस, या काबा की इंपॉर्टेंस है, या अल अक्सा की इंपॉर्टेंस है। इस तरीके के दो मंदिरों को आप तोड़ेंगे तो हिंदू धर्म के अंदर एक हिकारत की भावना, एक नफरत की भावना पैदा होगी या नहीं होगी। औरंगजेब की दूसरी यही गलती, दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, मास बेस खत्म हो गया, हिंदुओं का समर्थन खत्म हो गया। और यहीं से फिर रिबेल ग्रुप्स ने इस चीज को एंटी हिंदू डिक्लेयर करके अपने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इन रिबेल ग्रुप्स ने, इन विद्रोही समूहों ने अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की और औरंगजेब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तभी आप देखोगे तो जितने भी औरंगजेब के विद्रोही थे, विरोधी थे, सारे के सारे कौन थे? सारे के सारे जनरली नॉन मुस्लिम थे। वहां औरंगजेब कहता है कि सारे हिंदू मेरे अगेंस्ट है तो इसलिए और मुसलमान बनाऊंगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये था कि वही हिंदू जो है वो बाकी मुस्लिम शासकों या अकबर या बाकी शासकों के अपोज में क्यों नहीं थे। वो इसलिए अपोज में इसलिए नहीं थे, औरंगजेब के अपोज में इसलिए नहीं थे क्योंकि, सॉरी, और मुगल बादशाहों के, चाहे अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, क्योंकि धार्मिक मामले में उन सब में टॉलरेंस, सहिष्णुता थी, औरंगजेब में नहीं थी। और तीसरा, ये इनकम्पिटेंट या फिर अनेबल टू फाइंड फ्रेंड इन मराठा एम्पायर,
अनेबल टू फाइंड फ्रेंड इन मराठास। ये एक बात समझ लीजिए, बहुत अच्छी सी एक कहावत है कि जो अवसर है उसे पहचानना पड़ता है, और बहुत तेजी से आपके साथ सामने आता है और तेजी से निकल जाता है। और एक बार सामने से निकल गया तो वो आपको सिर्फ हंसते हुए दिखाई देगा, आते हुए समझ में नहीं आता। अवसर, अपॉर्चुनिटी आते हुए समझ में नहीं आती, जाते हुए दिखाई देती है। और जब वो जा रही होती है, हम हाथ मल रहे होते हैं और वो हम पे हंसती हुई जाती है। अपॉर्चुनिटी, अवसर हम पे हंसता हुआ जाता है कि देख तू बेवकूफ निकला, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं अगर तेरे पास आया था तो तू मुझे पहचान लेता तो आज मामला कुछ और होता। लेकिन वो पहचान नहीं पाते, और यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी समस्या होती है। यहां पर वही समस्या है, यहां पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर आप इसे मोटे तौर पर देखते हैं तो यहां आपको नजर आएगा दोस्तों कि असलियत में यहां पर जो मामला है वो ये है कि जब शिवाजी औरंगजेब से दोस्ती करने पहुंचे तो शायद वहां पर औरंगजेब को शिवाजी के साथ प्यार से, तरीके से डील करना चाहिए था। लेकिन औरंगजेब तो दिमाग से पैदल, अकड़ बहुत ज्यादा, शिवाजी को छोटा मोटा समझ रहा है। और जब शिवाजी, जिसके पास लगभग लगभग 50 से 55 किले थे उस टाइम पर, उसको छोटा मोटा समझ रहा है। और वो शिवाजी जो कोंकण से लेकर और तमिलनाडु तक के बड़े एरिया पर कब्जा करके बैठा है, उसे छोटा मोटा समझ रहा है और उठा के नजरबंद कर दिया, जेल में डाल दिया। आपने चुनौती तो अपने आप से बुला ली। अगर औरंगजेब के अंदर अकबर जितनी समझदारी होती और जिस तरीके से अकबर ने राजपूतों को अपना दोस्त बनाया, औरंगजेब भी शिवाजी को अपना दोस्त बना लेता तो शायद औरंगजेब को साउथ आने की जरूरत ही नहीं थी। साउथ के सारे एम्पायर को ही मराठे ही जीत कर दे। लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब था। औरंगजेब मराठों के साथ भिड़ गया और अगले 30 साल तक सिर्फ और सिर्फ मराठों से लड़ता रहा। साउथ की पॉलिटिक्स में ऐसा उलझा कि नॉर्थ के अंदर सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। 30 साल कोई राजा अपनी राजधानी से दूर रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चलेगा कैसे? और जब एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चलेगा ही नहीं तो मामला कैसे आगे बढ़ेगा? मामला आगे कैसे बढ़ेगा? यहां इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही औरंगजेब की 3 गलतियां थी जिन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को डुबो के रख दिया। 30 साल की लड़ाई में पैसा भी गया, सेना भी कमजोर हुई, नाम भी गया क्योंकि हार रहे थे, और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हुआ क्योंकि जो चेंजेस आपको समय रहते करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, और सारा सिस्टम धड़ाम से गिरा, कोलैप्स कर गया। दोस्तों इतना तो है, अब आगे की वीडियो में आज इतना ही रखूंगा। अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे शाह ए बेखबर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।